तो बेटा सेट्स जो है तो थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं सेट्स की। तो सेट्स की हिस्ट्री क्या कहती है कि द थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर इन 1845 टू 1918। ये एक्चुअली सेट इन्वेंट नहीं करना चाहते थे, है ना, सेट इन्वेंट नहीं करना चाहते थे, ये किसी और थ्योरी पे काम कर रहे थे। एंड थ्योरी क्या थी? प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पर काम कर रहे थे, बट उनको ऐसा लगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज समझने से पहले हमें सेट्स या कुछ ऐसी चीज है जिसको हमें समझना है, और उस चीज को फिर उन्होंने इन्वेंट करना चालू किया। तो उन्होंने एक थ्योरी दिया कि वो क्या है, सेट्स है। बात समझ आई? तो दिस इज हाउ सेट्स इन्वेंटेड। क्लियर है? बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में जो आप करना नहीं चाहते बट हो जाती हैं। तो ये बाय द वे ऐसे ही हो गया सेट्स। ठीक है, जैसे एक्सरे मशीन। डू यू नो द हिस्ट्री ऑफ एक्सरे मशीन? हाँ, वो कुछ और करना चाह रहा था, वो कुछ और किसी और चीज पे काम कर रहा था, बट जब उसने देखा ऐसे ही अपने ना हाथ का ऐसे उसने जब स्कैन किया तो उसके हाथ की सारी अंदर के बोन्स और सारे नजर आने लगे। तो देखा ये तो कमाल की चीज है यार। फिर वो अलग अलग चीजों पे करने लगा, तो बोला यार तो बड़ी कमाल की चीज है? तो इससे अंदर की चीजें क्या दिक्कत है, बोन्स में प्रॉब्लम है, उन सब चीजों पे तो बड़ा काम का चीज है। तो ये चीज इन्वेंट हो गई, है ना। वो करना भी नहीं चाहता था, कुछ और कर रहा था, और देखो कुछ और हो गया। तो सेट्स की हिस्ट्री समझ आ गई थोड़ा, है ना, कि कौन इन्वेंट किया? जियोर्ज, है ना, और कब किया? 1845 में किया। बस इतने कॉन्सेप्ट्स अगर एमसीक्यू आते भी हैं तो बस इसके आ जाएंगे। सेट्स है क्या? जॉर्ज, हाँ, ये इस पीरियड में किया है, तो उसी पीरियड में किया है। तो किस टाइम पे एग्जैक्ट किया वो नहीं दिया है, उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है। करेक्ट? सेट्स है क्या? तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी चीजों का कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, है ना। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आपका आंसर क्या होगा अनुकेश? क्या आंसर होगा? वॉवेल्स क्या, कौन से? सेम सेम। क्या किसी बच्चे का डिफरेंट आंसर आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि इसको डिफाइन किया गया है कि बेस्ड ऑन सर्टेन प्रोनाउंसिएशन, अगर प्रोनाउंस करते वक्त इस तरह का प्रोनाउंसिएशन होता है तो उस लेटर को हम क्या बोलेंगे? वॉवेल बोलेंगे। अदर्स को हम क्या बोलेंगे? कंसोनेंट बोलेंगे। बात समझ आई? तो क्या किया गया? उसको डिफाइन किया गया है। समझ आई बात कि नहीं? अगर मैं बात करूं कि आप नेचुरल नंबर बताइए लेस देन 6, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5। हर एक बच्चे को यही पता होगा। करेक्ट? क्यों -1 2 क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि ये नहीं है, डिफाइन है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन दी गई है, वर्ल्ड वाइड लोग उसी को ऐसे समझते हैं। करेक्ट? तो जब किसी ऐसी चीज का कलेक्शन हम लेते हैं जो डिफाइंड है, समझ आई बात? दो चीजों को ध्यान रखेंगे कि एक तो क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए, और उनके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? उन ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। सिंपल चीज है, ऐसी चीजों को जो डिफाइंड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ बॉयज इन दिस क्लासरूम, तो क्या ये डिफाइंड है? बॉयज। कोई आएगा, किसी भी बंदे से हम पूछेंगे तो ही बताएगा ना कि ये बॉयज है, ये गर्ल्स है? अगर उसको दिख रहा होगा तो यस और नो? क्यों? इसको तो बॉयज नहीं बोला जाएगा ना, क्योंकि एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, लुक है, जिसके बेसिस पे बोला गया है कि ये बॉय है और ये गर्ल है। बात समझ रहे हो मेरी? ठीक है। तो किसी भी ऐसी चीज का जब हम कलेक्शन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। जब बोलेंगे सेट ऑफ ऑड नंबर्स, कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिलो या लेस देन 10, तो 1 3 5 7 ऐसे बनाओगे? नहीं बनाओगे?
ऑड नंबर का कलेक्शन कैसे बनाओगे? 1 3 5 7 9, करेक्ट। 2 3 4 तो नहीं लिखोगे ना, क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि पता है कि ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ये डिफाइन किए जा चुके हैं। तो जिनको भी नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी है उनसे पूछा जाएगा तो यही सब आंसर देंगे, हाँ या ना, करेक्ट है? बात समझ आ गई? तो बेटा ये हो गया आपका, इसे हम बोलते हैं सेट्स। सेट्स का मतलब समझ आ गई? अच्छा, अगर मैं बात करूं कि सेट्स, एग्जांपल के तौर पे आप कोई टॉप 5 बॉलीवुड मूवीज नेम बताइए, या 5 बेस्ट बॉलीवुड मूवीज का कलेक्शन, क्या ये सेट कहलाएगा? 5 बेस्ट बॉलीवुड मूवीज का कलेक्शन सेट कहलाएगा, हाँ या ना बोलो? कहलाएगा अंकित? नहीं कहलाएगा, क्यों नहीं कहलाएगा? करेक्ट, डिफाइंड नहीं है बेटा। हो सकता है मैं बोलूं कि अच्छा 5 अपनी बेस्ट मूवीज का नाम बताओ, तो क्या बताओगे? कौन कौन सी हैं? कॉमेडी जो ना तुम्हें पसंद है ना? अंकित तेरे को मूवीज का नाम बता जो तुम्हें अच्छी लगती है। बॉलीवुड? अच्छा, साउथ इंडियन देखता है, साउथ इंडियन देखता है ये याद है। तो हर किसी का अपना अपना जोनर है, किसी को कोई पसंद आएगी, किसी को कोई पसंद आएगी, इसलिए डिफाइंड नहीं है। अगर बोलूं कि अच्छा टॉप 3 बेस्ट बॉलीवुड सॉन्ग बताइए, तो क्या बेस्ट होगा? बेस्ट सॉन्ग का कलेक्शन, क्या ये सेट कहलाएगा? क्यों? आपकी चॉइस अलग होगी, इसकी चॉइस अलग, इसकी चॉइस अलग होगी सबकी, हाँ या ना? बात समझ रहे हो? तो ऐसे किसी भी चीज का कलेक्शन जो डिफाइंड नहीं है। अब डिफाइंड आप ये मत सोचो कि ये डिफाइन किया गया नहीं किया गया, ऐसा सोचो कि जब तुम आंसर दे रहे हो तो जो तुमने आंसर दिया है क्या वही अंकित का आंसर होगा, क्या वही आशी का आंसर होगा, क्या वही अनिकेश का आंसर होगा? अगर ये एक ही आंसर है मतलब क्या है? वो डिफाइंड है। अगर आंसर बदल रहे हैं तो क्या होगा? जैसे मैंने बोला मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, इज इट सेट और नॉट? क्या ये सेट है? क्यों नहीं है? जंगल का अलग होता है, वाटर का अलग हो सकता है, सबको सबके एनिमल्स के नाम भी पता होंगे, सबकी थिंकिंग वाला। बिल्कुल। भाई देखो, तुम चाइना में चले जाओ, हम लोगों को सांप से डर लगता है, स्नेक से डर लगता है। चाइना में चले जाओ, वो आगे कट कर देंगे और उबलते हुए पानी में डालेंगे और एक बार ऐसे खींचेंगे और नमक और मिर्च लगा के खा जाएंगे। और हम तुम जो सांप को मतलब 10 मीटर दूर से भी देख लोगे तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यस और नो, है ना? कई जगह हमने ऐसे मतलब कई बार न्यूज में भी देखा है, हमने लाइफ में तो प्रैक्टिकली किसी को नहीं देखा, बट लोग पाइथन वगैरह पालते भी हैं घर में। हैव यू सीन इन न्यूज, है ना? लाइफ में शायद ऐसा नहीं देखा होगा प्रैक्टिकली, लेकिन लोग पालते हैं, है ना? क्लियर है? अच्छा, किसी को डॉग से भी डर लगता है, कोई बहुत फ्रेंडली होता है ना? अब जो सर्कस आर्टिस्ट होते हैं लॉयन के साथ बहुत फ्रीली घूमते हैं, फ्रीली उनके साथ एक्ट करते हैं, बट तुमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, है ना? कुछ लोग काकरोच से डर जाएंगे, छिपकली से डर जाएंगे, कुछ लोग उसमें। तो डिपेंड करता है कि तुम कौन से सोशियल रीजन में रहते हो, कहां पर रहते हो आप, ठीक है? तो कई बार डेमोग्राफी में फर्क पड़ता है, आप कौन से लोकेशन में हो, है ना? क्लियर है? तो इस तरह से हमने ये समझा कि अगर आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है मतलब वो डिफाइंड चीज नहीं है, और ऐसी चीजों को कलेक्शन करेंगे तो सेट नहीं कहलाएगा। इतना क्लियर है? डन? अच्छा, अब कुछ चीजें हैं सेट्स की, जब हम बात करते हैं बेटा आप समझ गए होंगे, बहुत सारे एग्जांपल लिए और आगे एग्जांपल लेके समझाएंगे कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। दो चीजें ध्यान रखना है कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, और उनके ऑब्जेक्ट का जब हम कलेक्शन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। डन? सेट जो है इनको ऑलवेज जब रिप्रेजेंट करेंगे, लिखा जाएगा तो कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। जैसे हम बोलेंगे कुछ नोटेशंस क्या है कि अगर नेचुरल नंबर है तो हम कैपिटल एन से लिखेंगे, ठीक?
अगर रियल नंबर है तो हम कैपिटल आर से लिखेंगे, अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो कैपिटल आर होगा, और अगर नेगेटिव रियल नंबर है तो नेगेटिव यहाँ कैपिटल आर प्लस होगा, ऐसे माइनस होगा। ठीक है, रेशनल नंबर किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। तो क्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। इंटीजर को हम जेड से करते हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो ये सर्टेन आपके रिप्रेजेंटेशन हो गए, नोटेशंस हो गए। सेट जब भी लिखा जाएगा आप स्मॉल ए से नहीं लिखोगे सेट को। अगर लिखोगे, अगर मान लो कोई नंबर नहीं, जनरल तुम किसी से डिनोट करना चाह रहे हो तो ए से लिखोगे, तो कैपिटल ए लिखोगे या कैपिटल बी लिखोगे। बात समझ आई? सेट को रिप्रेजेंट करोगे तो सेट का रिप्रेजेंटेशन समझ आ गया। नोट किससे डिनोट करोगे? तो कैपिटल लेटर से हमेशा, पहली चीज। दूसरा, जब सेट लिखोगे यानी जिन ऑब्जेक्ट्स का हमने बोला कि कलेक्शन करना है, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करना है, तो उनको कलेक्शन किस में करोगे? इस तरह के कर्ली ब्रैकेट में। ये कर्ली ब्रैकेट बनेगा और इनके बीच एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, इनके बीच एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। जैसे मैंने कहा प्राइम नंबर लेस देन 10, तो क्या लिखोगे? 2 3 5 7। बात समझ आई? तो ये कुछ नोटेशंस हैं जो आपको ध्यान रखना है जब सेट आप लिख रहे हो या रिप्रेजेंट कर रहे हो। हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। जो भी एलिमेंट्स लिखोगे उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखोगे और हर एक एलिमेंट के बाद ये कॉमा लगाए जाएंगे। बात क्लियर हो गई? ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ओके। अब बेटा जब सेट हम बात कर रहे हैं, ये तो नोटेशंस हो गया, आप किससे डिनोट करोगे। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट दी सेट। ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा, पहले ना फटाफट आप डेफिनेशन लिख लीजिए और इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। वहां पर ना ये रिफ्लेक्शन आता था। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट समझ आ गया, डेफिनेशन समझ आ गया, क्या सेट होता है ये समझ आ गया। तो सेट को बेटा दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एक होता है जिसका नाम है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर, या इसे हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर। बात समझ आई? क्लियर है? तो सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखने के दो तरीके हैं सेट को। ठीक है, एक है जिसका नाम है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरा है जिसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। इसे रोस्टर बोलो या टेबुलर बोलो। ठीक है, बात समझ आई? अब कैसे लिखा जाता है रोस्टर फॉर्म में? तो जैसे यहां समझो, पहले अगर एक सेट ए दिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो कैसे लिखोगे? पहले समझ लीजिए फिर करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेस देन 10, तो यही आएगा ना नेचुरल नंबर। ठीक है, लेकिन सेट बिल्डर में अगर लिखना है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो इसी को हम कैसे लिखेंगे? n इज इक्वल टू x सच दैट। ये साइन किस चीज का है? सच दैट। ठीक है, x सच दैट, ये आपका सच दैट। कई बार एक ऐसा वर्टिकल लाइन भी होता है, ऐसा, उसको भी सच दैट बोलते हैं, कुछ बुक्स में ऐसा दिया होगा। ठीक है, x such that x is natural number less than 10। क्लियर है? बात समझ आई? डन। कर क्या रहे हैं? यहां पर क्लियरली सारे एलिमेंट्स लिखे गए हैं और यहां पर एक स्टेटमेंट जो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात क्लियर हो गई? और भी एग्जांपल लीजिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे, अच्छा इसको और हम कैसे लिख सकते हैं? या तो आप ऐसे स्टेटमेंट लिखो, या तो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, x such that x belongs to n, x belongs to
x इज इक्वल टू n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n की जो वैल्यू है वो बेटा आपकी लेस देन क्या है 10। अब यहां पर कुछ साइन समझिए, ये जो साइन आपको दिया है ये e की तरह है कुछ ऐसा, ये जो साइन है इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं बिलोंग्स टू। समझ आई बात? लेस देन और ग्रेटर देन तो समझते ही हो, क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो लेस देन और ग्रेटर देन तो समझ आता है ना, ये साइन हो गया बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है जैसे हम कहते हैं आई बिलोंग्स टू दिल्ली, तो मैं दिल्ली के एक सदस्य हूं। इसी तरह से n जो है वो क्या है नेचुरल नंबर है, n क्या है पार्ट ऑफ अ नेचुरल नंबर, क्लियर है? और कह रहा है x की वैल्यू क्या है n, x क्या है नेचुरल नंबर है और n क्या है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कितना होगा लेस देन 10 होगा। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बात समझ आई? और एग्जांपल देखो, जैसे अगर आपको दिया है ए सेट एक दिया है 1 4 9 16 25, ठीक है करेक्ट, ये हो गया क्या रोस्टर फॉर्म। क्या देख रहे हो बेसिकली ये क्या है, अगर तुम देखो जरा तो क्या है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये दिया है ना, क्लियर है? इसी को अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे करोगे, सेट ए इक्वल हो जाएगा इसी को, है ना, ठीक है? कैसे लिखेंगे x सच दैट x, ये तो बेसिक है जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे, डन। x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, x इज इक्वल टू n स्क्वायर। देखो ये क्या है 1 2 3, ये क्या है n है नेचुरल नंबर है और पावर 2 है तो हमने n स्क्वायर कर दिया। तो पहले आप इसको समझो कि ये क्या दिया है, डन। फिर क्या लिखोगे कि n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n की जो वैल्यू है लेस देन क्या है 6 है, लेस देन क्या है 6 है, देख लो 5 6 से छोटी है 5 तक, बात समझ आई? तो ये भी एक तरीका हो गया, ठीक है। और भी देखना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए एक सेट बी ले लिया हमने, ठीक है, यहां लिखा 3 6 9 12 15 18, करेक्ट। अब ये क्या है 3 का मल्टीपल है, तो या तो आप पूरे स्टेटमेंट लिख सकते हो कि x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 21, करेक्ट। या तो आप इसी को कैसे लिख सकते हो, इसी चीज को कैसे लिख सकते हो, a इज इक्वल टू x सच दैट, ये लिखना आसान होता है, तो x इज इक्वल टू n x इज इक्वल टू कितना n, so x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, ठीक है। अब n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आएगा 6 आएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो क्या है 9 आएगा, बात समझ रहे हो मेरी? तो n और n क्या है ये बताना पड़ेगा, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या है एक नेचुरल नंबर है और जो n की वैल्यू है वो कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो लेस देन 7, या आप लेस देन आर इक्वल टू 6 भी कर सकते हो आर इक्वल टू लगा के, बात समझ आई? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको कई बार बोलेगा कि रोस्टर फॉर्म में दिया है कन्वर्ट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, कई बार सेट बिल्डर फॉर्म दिया होगा बोलेगा कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म। इतनी बात क्लियर हो गई? पहले इतना नोट डाउन करिए। कुछ चीजें जैसे क्या है, ये जो सेट आप देख रहे हो है ना, इनमें कुछ चीजें ध्यान रखना है। क्या सेट के अंदर 2 पॉइंट्स आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट ये है कि पहला पॉइंट ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर, बात समझ आई? क्लियर है? यानी
आप 1 4 9 16 25 लिख रहे हो या आप 25 4 9 16 1 लिख रहे हो, बोथ आर काउंटेड एज द सेम सेट, दोनों सेम ही सेट काउंट होंगे। बात समझ आई? ये ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। क्लियर है? पहली चीज समझ आ गई। हाँ, दूसरी चीज, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए बेटा, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, एलिमेंट्स रिपीट आपके नहीं होने चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट का हम खासकर ख्याल रखेंगे कि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, आगे पीछे आप लिख सकते हो। दूसरा, एलिमेंट्स एक दोबारा नहीं आना चाहिए, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए सेट के अंदर। ठीक है, क्लियर है? ऐसा क्यों होता है जरा देखिए, जैसे मान लो मैं कहूं इंडिया इज ए सेट ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या है? इंडिया कई स्टेट्स का एक सेट है या नहीं है? यूनियन है। तो और स्टेट्स क्या है? डिफाइंड है। तो जब उन स्टेट्स को मैं कलेक्ट करूंगा तो क्या होगा? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा। तो इंडिया लिखकर अब मैं सेट लिख रहा हूं, तो अगर मान लो कोई यूपी से है तो सबसे पहले क्या लिखेगा? यूपी। कोई बिहार से है तो बिहार लिखेगा, कोई एमपी से है तो एमपी लिखेगा, कोई तमिलनाडु से है तो तमिलनाडु रखेगा, कोई महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्र लिखेगा। तो एलिमेंट्स तो आगे पीछे हो ही सकते हैं ना, लेकिन सेट तो सेम है, सेट तो इंडिया है। बात समझ आई कि नहीं? आई लव माई इंडिया है कि नहीं? ठीक है, तो इस तरह से एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करेगा और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, यानी कोई भी स्टेट आपको 2 बार नहीं लिखना है। बात समझ आ गई? डन? ओके, तो दिस इज अ सेट। तो हमने क्या डिस्कस किया कि सेट क्या होता है। तो सेट क्या होता है बेटा? किसने इन्वेंट किया था? ठीक है, सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है, ऐसी चीजों का कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है। ठीक है, सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है? डन? चलिए अब कुछ पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, देख रहे थे जो हमने कॉन्सेप्ट अभी किया था, उसमें से हम देखते हैं क्या कह रहा है। Which of the following are sets justify your answers? ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। क्या इसे हम सेट कहेंगे? क्या ये वेल डिफाइंड है? बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा? यस। और सेट क्या बनेगा बेटा? जून, जुलाई और जनवरी भी आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? हमने ऑर्डर मेथड तो करता नहीं, कहीं भी लिख दो। बात समझ आई? ये सेट। दूसरा क्या कह रहा है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। सेट है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या इसे सेट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड अलग अलग हो सकता है। किसी को चेतन भगत, हैव यू हर्ड अबाउट चेतन भगत? अरुंधति रॉय किसी को अच्छा लग सकता है उनके राइटिंग, किसी को मुंशी प्रेमचंद पसंद हो। ठीक है, तो हर किसी का अपना जोनर होता है, हर किसी का अपना टेस्ट होता है, उसके हिसाब से वो रीड करता है बुक्स। वैसे तुम किसी की नहीं करते होगे मुंशी प्रेमचंद की कोई पढ़ी? तुम्हारे सिलेबस में था एक बहुत बढ़िया सा चैप्टर है, बड़े भाई साहब, पढ़ा है? पढ़ना मतलब हंस हंस के मजा आ जाती है वो, तुम पढ़ना बड़े भाई साहब। शायद 10th में, 9th में, 10th में है। हिंदी में एक चैप्टर है। 10th कर लिया, चैप्टर नहीं पढ़ा हिंदी का? अच्छा, ऐसा हो सकता है, या ऐसे गूगल पे टाइप करना बड़े भाई साहब, बहुत कमाल की स्टोरी है। हैं? चलो कोई बात नहीं, थोड़ी पढ़नी चाहिए, साहित्य भी पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? हर किसी का चॉइस है अलग अलग, उसके बेसिस पर। तो ये क्या होगा? मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। ये क्या है? नो है। नो है। क्यों नो है? तो आप लिखोगे इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड। भाई ये नहीं डिफाइंड है कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर कैसे कहोगे किसी को? पहले कहोगे दूसरे को बुरा लग जाएगा। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये ड्रीम टीम है, वो ड्रीम टीम बनाते हो ना ऑनलाइन, तो हर किसी की अपनी टीम होगी, कोई किसी को सेलेक्ट करेगा 11 में, कोई किसी को सिलेक्ट करेगा।
कोई ब्रायन लारा को लेगा, कोई सचिन तेंदुलकर को लेगा, कोई सहवाग को लेगा, तो कोई रिकी पॉन्टिंग को लेगा, अलग अलग टीम बनाएंगे, है ना। तो नॉट डिफाइंड यानी नो, करेक्ट। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, इज इट अ सेट? यस, क्योंकि डिफाइंड है कि इस क्लास में ये बच्चे हैं, बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, राइट। यस, तो हो गया कलेक्शन। हाँ तो लिख दो मोहन सोहन जो भी है नाम लिख दो, और क्या फर्क पड़ता है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो यस है ना। तो 1 2 3 सारा लिखना नहीं है, लेस देन 100 ना, 99 तक लिखेंगे, करेक्ट। बात समझ आई। फिर कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब ये डिफाइंड है कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कितनी किताबें लिखी गई हैं, ये नॉवेल्स कितनी लिखी गई हैं, तो डिफाइंड है, पब्लिक डोमेन में, उन सब का नाम लिख दो, है ना, बहुत सारी हैं, एक आध का नाम बताओ। हैं? चलो, गोदान है, बड़ा नाम कई बार आया है, उसमें बहुत सारी बुक्स हैं, है ना, ठीक है, चलिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स, तो सारे होंगे, जैसे 2 4 6, ऑल इवन इंटीजर किया तो माइनस वाले भी जाएंगे, -2 -4 -6 बना लो। बात समझ आई। तो ये क्या है, डिफाइंड है, इसलिए क्या है, ये सेट है। ओके, क्या कह रहा है अगला, 8 क्या होगा, यस और नो। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस आपके चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हो डिफाइंड है, तो सेट है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, डिफाइंड है, नहीं डिफाइंड है, क्यों नहीं डिफाइंड है, वही हर किसी के हिसाब से, अभी हम काफी डिस्कशन किया इसमें। अच्छा, इसी में आ जाता अगर कि मोस्ट पॉइजनस एनिमल इन द वर्ल्ड, तो होता या नहीं होता, क्यों होता, ये डिफाइंड है ना। और जिसको कंफ्यूजन है तो भाई सांप से डसा के मार ले देख ले, है ना, कि मरता है कि नहीं मरता। स्नेक्स में भी कई तरह के होते हैं रेप्टाइल्स, जिसमें कुछ बहुत ज्यादा, जिनका पॉइजन बहुत है कि एक बार डसा और फिर खत्म ही हो जाएगा काम, है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेंडली होते हैं, जैसे जो खासकर जो वाटर में रहने वाले जो रेप्टाइल्स हैं, जो स्नेक्स हैं, वो उसमें जहर नहीं होता, पॉइजन नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनमें पॉइजन नहीं होता, किसी में पॉइजन होता है, तो वो डिफाइंड है, वो साइंटिफिकली डिफाइंड है, राइट, इसलिए क्या कहलाएगा, सेट। अब क्वेश्चन 2 समझिए। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है एक सेट ए दिया है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ये साइन किसका है, बिलोंग्स टू का, और नॉट लग गया तो नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक। अब आपको बताना एक सेट दिया है 1 से लेके 6 तक, क्या 5 इसका एलिमेंट है, यस, तो हम लगाएंगे बिलोंग्स टू। 8 है क्या, डज नॉट बिलोंग टू। 0 है क्या, डज नॉट बिलोंग टू। 4 है क्या, यस, बिलोंग्स टू। 2 है क्या, बिलोंग्स टू। 10 डज नॉट बिलोंग। बात समझ आ गई, क्लियर है। फिर राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म, अभी जो बात कर रहे थे, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं, एक्स सच दैट लिखा है, तो ये क्या है, सेट बिल्डर में है, और हमें किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में करना है, राइट। तो इसमें सीधा सा हो जाएगा, x की वैल्यू -3 या 3 से बड़ी और 7 से क्या है, स्मॉलर, तो क्या लिखोगे, -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0 1 2 3 4 5 6, लेस देन 7 है तो 6 तक ही जाएंगे, क्यों भाई, क्लियर है। नेचुरल नंबर लेस देन 6 तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5, करेक्ट। सी करके बताओ मुझे क्या आएगा, क्या आएगा, कह रहा है x such that x is a 2 digit natural number such that the sum of its digit 8 होना चाहिए, 2 डिजिट हो और उन दोनों का सम करो तो क्या आना चाहिए, 8। ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर होंगे बताइए, 2 डिजिट 10 से लेके 99 तक होते हैं, उनमें बताइए कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम कितना है, 8 है, करिए।
18 70 18 तो 8 और 1 9 नहीं हो जाएगा? 17 तो क्या होगा? 17 हो गया। हर 10 में एक होगा, 10 से लेकर 20 तक में एक होगा 17, 20 से लेकर 30 तक में क्या होगा? 26, 6 2 8, फिर 30 से 40 के बीच 35, फिर 44, फिर 53। अब इसी का उल्टा होना चालू हो जाएगा, फिर इसका रिवर्स हो जाएगा, 26 का 62, फिर 71 इसका रिवर्स, और एक 80। करेक्ट है? ये सारे वो नंबर्स हैं जो आपके, इनका डिजिट का सम क्या है? 8 है। करेक्ट? ये खुद से बनाओ। x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। ऐसे प्राइम नंबर लिखना है जो 60 को डिवाइड करें। कौन कौन से होंगे? कौन सा होगा बेटा? 1 प्राइम नंबर है, मारेंगे नालायक। 2 3 5 बस यही होंगे। कौन कौन से? 2 4 3 5। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर की बात किया है। किसकी? प्राइम नंबर क्या होता है? तो कौन कौन? 2 3 और 5। समझ आई बात? तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 3 और 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द ट्रिग्नोमेट्री, इसको जब बनाओगे तो कैसे बनाओगे? टी लिखोगे, फिर कॉमा आर लिखोगे, फिर कॉमा आई लिखोगे, फिर जी लिखोगे, फिर ओ लिखोगे, फिर एन लिखोगे, फिर ओ दोबारा नहीं लिखोगे क्योंकि रिपीट नहीं होता ना एलिमेंट, तो फिर एम लिखोगे आप, एम के बाद ई के बाद टी पहले आ चुका है, आर भी आ चुका है, बाई लिखेंगे। करेक्ट है? बेटर पे लिखना है तो क्या लिख दोगे? बी ई टी आर। करेक्ट? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? फिर कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो बेटा ये तो कराई दिख चुका हूं पहले, इसको कैसे लिख दोगे? बताया था हमने, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, है ना, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 5 होगी। ठीक है? करा ही चुका हूं। 2 4, ये 2 का मल्टीपल है, ये है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, n स्क्वायर। इसका कैसा बनेगा? x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। n स्क्वायर, n की जगह पे अगर 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा। आया ना? और n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो n है दैट इज लेस देन r इक्वल टू 10। r इक्वल टू लिखा दो। लेस देन 11 भी करेक्ट है, लेस देन 11 भी करेक्ट है, और लेस देन r इक्वल टू लगा दिया तो 10 भी आ जाएगा। आया ना? जब 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। कर लोगे ये खुद से? हो जाएगा। तो ये पूरी एक्सरसाइज आप खुद से एक बार करो। ठीक है? इसके 2-3 क्वेश्चन ये आपने से ही करना, वही है। ठीक है? यहां तक करो। अगली क्लास में फिर आपको मैं सेट का टाइप समझाऊंगा। ठीक है?